नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। इतिहास एक ऐसा विषय है जिसका सिलेबस काफ़ी लंबा होता है। विद्यार्थी कई बार इस दुविधा में फंस जाते हैं कि कौन सा टॉपिक को स्किप किया जाए और कौन सा टॉपिक को बार बार रिवीजन किया जाए। इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन है, आप कोई भी क्वेश्चन बैंक एक लीजिए जिसका आप एग्जाम दे रहे हैं। सामान्यतः जैसे कि अभी हम लोग यूपीएससी का क्वेश्चन बैंक लिए हैं, तो इस तरह से उस क्वेश्चन बैंक में पिछले 10 साल का या 10 साल या 12 साल का आप क्वेश्चन बैंक देखिए और देखिए कि ये जो प्रश्न पूछे गए हैं वो किन टॉपिक से पूछे गए हैं। उस टॉपिक को डिटेल से आपको तैयार कर लेना है और आपको एक आइडिया भी हो जाएगा कि हाँ, ये महत्वपूर्ण थीम है या टॉपिक है जिससे सवाल जो है वो बार बार बन रहा है, तो आपको उसको बार बार रिवीजन करना है। और कुछ ऐसा थीम आपको मिलेगा जिससे सवाल बहुत कम बनते हैं, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। तो ये आइडिया आपको कैसे आएगा कि क्वेश्चन बैंक जब तक आप नहीं सॉल्व कीजिएगा तब तक ये आइडिया आपको नहीं आने वाला है। और इसीलिए हम लोग इस वीडियो सीरीज में यूपीएससी के क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और ना केवल यहाँ क्वेश्चन जान रहे हैं बल्कि उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट है उसको हम लोग यहाँ जानने का प्रयास करेंगे। तो ये वीडियो हो सकता है लंबा हो जाए, लेकिन आप इसको एक रिवीजन वीडियो की तरह से देखिए कि हाँ, आधुनिक भारत का हम यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं, ना कि क्वेश्चन बैंक का यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहे हैं। आपको क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन तो प्लस पॉइंट पे मिल ही जाएगा, लेकिन अगर आप होम रूल के बारे में एक बार प्रश्न पूछा जा चुका है तो आपको होम रूल पूरी तरह से तैयार होना चाहिए। अगर यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में पूछा गया है तो भारत छोड़ो आंदोलन आपका तैयार होना चाहिए, ताकि आने वाले वर्षों में अगर उससे कोई भी प्रश्न आपको दिखे तो उसका जवाब आप दे पाए। और इसी तरह से क्वेश्चन बैंक को पढ़ना भी चाहिए और तैयारी करना भी चाहिए, तब भी आपका कम समय में ज्यादा से ज्यादा और महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वो तैयार हो पाएगा। तो चलिए देर ना करते हुए, पिछले वीडियो में हम लोग 2013 से लेके 15 तक का हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके थे और उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट था उसको हम लोग समझने का प्रयास किए। आज हम लोग 2016, 17 और 18 के प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व करेंगे और न केवल प्रश्नों को सॉल्व करेंगे बल्कि उससे रिलेटेड जो भी तथ्य होंगे उसको भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो इसीलिए आप चाहे यूपीएससी दे रहे हैं या आप रेलवे है, एसएससी है या स्टेट लेवल के कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा दे रहे हैं और आपके सिलेबस में इतिहास एक सब्जेक्ट है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आपका आधुनिक भारत जो है वो अच्छे तरीके से रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। 2016 में आपको यहाँ पे यूपीएससी में 4 प्रश्न देखने को मिलेगा आधुनिक भारत से। पहला प्रश्न देखते हैं, सत्य शोधक समाज ने संगठित किया। 4 ऑप्शन है। बिहार में आदिवासियों के उन्नयन का एक आंदोलन था सत्य शोधक समाज। दूसरा ऑप्शन है, गुजरात में मंदिर प्रवेश का एक आंदोलन था। तीसरा ऑप्शन है, महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन था। और चौथा ऑप्शन है, पंजाब में एक किसान आंदोलन। तो ये बहुत ही कॉमन और बहुत ही फेमस एक तरह से कह सकते हैं आंदोलन था सत्य शोधक समाज, और ये संबंधित था महाराष्ट्र में जाति विरोधी आंदोलन था। मतलब ये निम्न जातीय आंदोलन से संबंधित था, महाराष्ट्र से था। और ऐसा नहीं है कि कोई बहुत छोटा ये आंदोलन था, ये बहुत बड़ा आंदोलन था और ये काफी फेमस है। ज्योतिबा राव फूले उन्हीं के द्वारा ये चलाया गया था, ये समाज का स्थापना किया गया था। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं सत्य शोधक समाज के बारे में। जैसा कि कहा गया है, न केवल आपको आंसर बताया जाएगा बल्कि उसका जितना भी डिटेल संभव, जितना भी संभव हो पाए उतना हम लोग यहाँ पे आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो सत्य शोधक समाज का सबसे पहला स्थापना आपको देख लेना है कि 24 सितंबर 1873 को हुआ था। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। बस इतना आपको याद रखता कि महाराष्ट्र में हुआ था, तो ये बाकी ऑप्शन आपका कट जाता है क्योंकि यहाँ बिहार, गुजरात और पंजाब दिया हुआ था। तो इस तरह से ऑप्शन बी, सी जो है, महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन था सत्य शोधक समाज, ये चीज आपका आंसर जो है वो बन जाता। अब चूंकि सत्य शोधक समाज से एक बार पूछा जा चुका है कि कहां से संबंधित था, हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपको कौन इसके संस्थापक थे, कब इसका स्थापना हुआ, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, और भी इससे रिलेटेड फैक्ट पूछा जा सकता है। इसीलिए हम लोग जो भी रिलेटेड फैक्ट होगा उसको तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसका संस्थापक जो है वो ज्योतिबा राव फूले हैं और इनका मुख्य उद्देश्य था, यानी सत्य शोधक समाज का जो मुख्य उद्देश्य था वो समाज के जो भी कमजोर वर्ग हैं उनको सामाजिक न्याय दिलाना था। उनमें सभी वर्णों, अनाथों और स्त्रियों के अनेक पाठशालाएं तथा अनाथालय खुले। तो इस तरह से ज्योतिबा राव जो फूले थे, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो निचला वर्ग जिसको कहा जाता है, बहुत कोई मानते हैं कि दलित जो शब्द दिया गया था वो ज्योतिबा राव फूले के द्वारा ही दिया गया था। तो इन लोगों के लिए बहुत सारा काम करते हैं, बहुत सारा शिक्षालय या एक तरह से कहिए पाठशाला का ये निर्माण करते हैं। दूसरा यहाँ पे दिया गया है, स्त्रियों के लिए भी और निम्न जातियों के लिए भी पाठशाला चलाते हैं। ब्राह्मणों ने इसका विरोध किया और इनका कई पाठशाला जो है बंद हो गया। आप इनके जीवनी के बारे में पढ़िएगा तो पता चलेगा, इनको घर से भी निकाल दिया गया था और ये अपने पत्नी को शिक्षा देते हैं
और अपनी पत्नी की सहायता से भी स्त्री शिक्षा को आगे बढ़ाते हैं और महिला स्कूल भी ये खोलते हैं, जिसके बारे में हम लोग इसके जीवनी में देखेंगे। इनकी पत्नी का नाम था सावित्रीबाई फुले। तो ये बेसिक आइडिया आपको याद रहना है। अब हम देखते हैं कि इनके द्वारा और क्या क्या मुख्य काम किया गया था ज्योतिबा फुले के द्वारा। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो इनका जो प्रकाशन था, इनके द्वारा जो किताब लिखा गया था, उसमें मुख्य किताब में तृतीय रत्न था। ये सब भी पूछता है, तो ये सब भी आपको याद रखना है। दूसरा है पोवाड़ा है, छत्रपति शिवाजी राय भोसले यांचा करके ये मराठी भाषा में ये लिखे होंगे। एक सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि बार बार पूछा जाता है, गुलामगिरी। गुलामगिरी जो लिखा गया था वो ज्योतिबा फुले के द्वारा ही लिखा गया था। और इस तरह से ये महत्वपूर्ण किताब लिखे और समाज में जो कुरीति था या निम्न जातियों के और निम्न जातियों को जो दबाया जाता था उनके खिलाफ ये आंदोलन किए। और इस तरह से कहा जाता है या ये एकदम फैक्ट है कि पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्वदेशी संचालित स्कूल इनके द्वारा खोला गया था, इनकी पत्नी की सहायता से, सावित्रीबाई फुले जो थी। तो इस तरह से लड़कियों के लिए पुणे में सबसे पहला लड़कियों के लिए एक खोला गया विद्यालय था जो कि ज्योतिबा फुले के द्वारा खोला गया था। इस तरह से और भी बहुत सारे ये काम करते हैं, जैसे कि यहाँ 1952 तक बताया जाता है कि 3 स्कूल की स्थापना की गई थी, लेकिन 1857 के विद्रोह के बाद धन का बहुत ज्यादा कमी हो जाता है और ये स्कूल जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं। और इसी तरह से यहाँ पे विधवाओं के लिए भी एक आश्रम बनाते हैं और विधवा पुनर्विवाह के मतलब विधवाओं को फिर से विवाह हो सके, इसके ये पैरोकार थे। ये चाहते थे कि विधवाएं जो हैं उनका फिर से विवाह हो जाए। तो इस तरह से ये जो है समाज को सुधारने में बहुत सारा काम करते हैं। और इनका जो सोच था, यही सोच जो है वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हो गया या महात्मा गांधी हो गया, उनको बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। क्योंकि इनका काल अगर आप देखिएगा तो आपको पता है कि 1873 है, अभी तो गांधी जी का जन्म भी नहीं हुआ है। तो इस तरह से गांधी जी के पहले या B.R. अम्बेडकर के पहले निम्न जातियों के लिए या निचली जाति जिसको कहा जाता है, उनके उत्थान के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण काम किए वो ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया। महिलाओं के द्वारा अपनी पत्नी के साथ मिलकर ये उनके उत्थान के लिए काफी काम करते हैं। कहा जाता है दलित शब्द का जो पहली बार प्रयोग किया गया था वो ज्योतिबा फुले के द्वारा ही किया गया था। अगला प्रश्न है, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? तो आपको पिछला वीडियो अगर देखे होंगे तो आपको आइडिया हो गया होगा कि ये जो है वो बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन किया गया था। तो हम लोग गरम दल नरम दल के बारे में जब पढ़े थे तो हम लोग देखे थे कि स्वदेशी आंदोलन का विस्तार को लेके या उसका एक तरह से कहिए क्रांतिकारी जो आंदोलन था उसका योजना को लेकर मतभेद हुआ और इस तरह से आपका कांग्रेस का विभाजन भी हो जाता है, जिससे पिछले वीडियो में हम लोग एक प्रश्न आया था उसमें हम लोग चर्चा किए थे। लेकिन बंगाल विभाजन के बारे में बहुत ज्यादा वहां डिस्कशन नहीं हुआ था। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं बंगाल विभाजन के बारे में। देखिए, स्वदेशी, होम रूल, असहयोग और साइमन कमीशन में भी आपको थोड़ा बहुत असहयोग में तो दिखेगा, स्वदेशी वाला में दिखेगा, होम रूल में उस तरह से आपको नहीं दिखता है। साइमन कमीशन में तो आपका एक तरह से कहिए कि 1919 का जो, इसके बारे में भी हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, 1919 का जो अधिनियम आया था उसी के जांच के लिए एक कमीशन बैठाया गया था, जिसमें सातों के सातों जो थे वो अंग्रेज थे। और इसी का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय जो है उनका देहांत हो जाता है, लाठीचार्ज उनके ऊपर किया जाता है। तो ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं और ये सब चीज आपको याद होना चाहिए ताकि आप 4 ऑप्शन में से सबसे बेस्ट ऑप्शन तक पहुंच सके। तो इसका आंसर है बंगाल विभाजन। चलिए हम लोग देख लेते हैं बंगाल विभाजन के बारे में। तो पता है कि 1874 में असम से बंगाल ऑलरेडी अलग हो चुका था और इसको यहाँ पे फिर से विभाजन करने का ये प्रयास कर रहे हैं। और इसका मुख्य जो मकसद था अंग्रेजों का, वो बंगाल के डेवलपमेंट के लिए ये लोग नहीं कर रहे थे या प्रशासनिक सुविधा को बेहतर करने के लिए नहीं कर रहे थे। वो तो अब कहने के लिए था कि हाँ बंगाल का विभाजन हो जाएगा तो प्रशासनिक सुविधा जो है बेहतर हो जाएगा। लेकिन इसका जो मूल मकसद था वो था बंगाल में बंगालियों को ही अल्पसंख्यक बना देना। दूसरा था उनके प्रभाव को कम करना, बंगालियों के प्रभाव को। और तीसरा था इनका सांप्रदायिकता को बढ़ाना। देखिए, आपका स्वदेशी आंदोलन में आप देखिएगा तो हिंदू और मुस्लिम यानी कि दोनों धर्म के लोग आपस में मिलकर इस आंदोलन को चला रहे थे। तो ये जो चाह रहे थे या उन दोनों के बीच एकता देखने को मिल रहा था और इसी एकता को तोड़ने के लिए इस तरह का ये कार्रवाई किया जाता है, बंगाल का विभाजन किया जाता है। इसके बाद अगर आप देखिएगा तो मोर्ले मिंटो सुधार किया जाता है, जिसमें आपका पृथक सांप्रदायिक, एक तरह से कहिए मुसलमानों के लिए अलग यहाँ पे सांप्रदायिक इलेक्शन के लिए वहां पे किया जाता है कि मुस्लिम जो है वो मुस्लिम को ही वोट देंगे। इस तरह से इलेक्शन का प्रावधान किया जाता है और हिंदू और मुसलमान के बीच यहाँ मतभेद पैदा करने का अंग्रेजों के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा था। अब जब ये बंगाल का विभाजन हो रहा था तो इस विभाजन के विरोध में काफी यहाँ पे घटनाएं देखने को मिलती हैं। जैसे यहाँ पे दिया है 1903 तक जब पता चल गया तो ढाका हो, मेमनसिंह है, चटगांव, ये सब आपको बांग्लादेश में दिखेंगे। इसमें अधिक से अधिक लोग यहाँ पे आपस में मिलते हैं, बैठक की होती है। बोला गया है 500 से ज्यादा यहाँ पे बैठकें हुई और
इस जो विभाजन है उसका विरोध करने का, या एक तरह से कहिए इसके खिलाफ आंदोलन करने का ये लोग योजना बना रहे थे। इसमें महत्वपूर्ण अगर आप नाम देखिए जिनके द्वारा कई पत्रिका भी निकाला गया था, जैसे कि सुरेंद्र नाथ बैनर्जी हो गया, कृष्ण कुमार मित्र हो गया, पृथ्वी चंद्र राय हो गया, ये बंगाली है, हितवादी है और संजीवनी है, जैसे अखबार और पत्रिका निकाले और लोगों तक ये जन जागरूकता एक तरह से फैला रहे थे कि कैसे अंग्रेज जो है यहाँ के लोगों को बांटने का प्रयास कर रही है और इस तरह से अपना शोषण का जो एक तरह से तरीका है उसको और भी वो मजबूत कर रही है। तो यहाँ पे बंगाल विभाजन के बारे में कुछ फैक्चुअल डाटा याद रहना चाहिए कि 19 जुलाई 1905 को विभाजन का घोषणा किया जाता है और इस घोषणा के ही विरुद्ध यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन का घोषणा होता है यहाँ के लोगों के द्वारा, क्रांतिकारियों के द्वारा 7 अगस्त 1905 को। और ये घोषणा के बाद भी मतलब स्वदेशी आंदोलन हुआ, फिर भी अंग्रेज जो है इसको नहीं मानती और 16 अक्टूबर 1905 को ये विभाजन जो होता है प्रभावी हो जाता है और इसी दिन जो है वो शोक दिवस भी मनाया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे बैठक होते हैं, जैसे कि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट था बारिसाल में हुआ बैठक, जो इसमें 10 से 12 हजार लोग यहाँ पे पहुंचे हुए थे। तो इस तरह से जब ये आंदोलन चल रहा था स्वदेशी आंदोलन, तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि यहाँ पे जो भी एक नाम ही है स्वदेशी, मतलब स्वदेशी वस्तुओं को यहाँ पे बढ़ावा देना है और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है। इसीलिए विदेशी कपड़ों का यहाँ पे एक तरह से बिक्री को कम करने के लिए इसका खरीदारी को कम किया गया और इस तरह से इसका बिक्री भी बहुत ज्यादा कम हो जाता है। मतलब कोई भी इंडियन या कोई भी भारतीय आदमी जो है वो विदेशी कपड़ों को ना खरीदे, ऐसा अपील किया गया और इस कारण से यहाँ 5 से 15 गुना इसका जो बिक्री होता है विदेशी कपड़ों का वो कम हो जाता है। इस तरह से कई यहाँ पे आंदोलन हुआ, जिसमें अगर आप देखिएगा बारिशाल जो कि आपका बंगाल का एरिया वहां पे देखिएगा 1906 में, इसमें अब्दुल रसूल जो है अध्यक्ष कर रहे थे। तो इस तरह से बारिशाल में हो रहा था, काफी इंपॉर्टेंट था ये। उसी तरह से बंबई और पुणे में आप देखिएगा तो यहाँ पे आंदोलन का जो नेतृत्व करता थे लोकमान्य तिलक थे। ये भी पूछा जाता है कि असहयोग स्वदेशी आंदोलन के समय बंबई पुणे में कौन नेतृत्व कर रहे थे, पंजाब में और यूपी में कौन कर रहे थे तो अजीत सिंह, लाला लाजपत राय, दिल्ली में कौन कर रहे थे तो सैयद हैदर रजा हो गया और मद्रास में जो कर रहे थे वो चिदम्बरम पिल्लई और विपिन चंद्र पाल भी इससे जुड़े हुए थे। तो इस तरह से यहाँ पे कुछ लोगों में मतभेद हुआ, जैसे विपिन चंद्र पाल हो गया, लाला लाजपत राय हो गया, अरविंद घोष हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो भी गर्म पंथी थे, गर्म दल के लोग जो थे, नेता थे, वो चाहते थे कि ये जो स्वदेशी आंदोलन है वो पूरे देश में फैले, जबकि नरमपंथी ऐसा नहीं चाहते थे। और इसी का एक कारण हुआ कि तापी नदी के किनारे, जो कि आपको पिछले वीडियो में बताया गया था, सूरत में 1907 में इसका विभाजन हो जाता है और नरम दल और गरम दल आपस में अलग हो जाते हैं। तो इस तरह से ये स्वदेशी आंदोलन है। स्वदेशी आंदोलन में स्वदेशी चीज को बढ़ावा दिया जाएगा। यहाँ पे आप देखिए इसको स्वदेशी स्कूल खोले जाएंगे, स्वदेशी दस्तकारी का प्रशिक्षण दिया जाएगा, मुकदमे निपटाने के लिए यहाँ पे पंच अदालत, मतलब जो हम लोगों का पारंपरिक अदालत था उसको बढ़ावा दिया जाएगा। और इस तरह से स्वदेशी आंदोलन का प्रचार करने के लिए बहुत सारी चीजों का सहारा लिया गया, जैसे कि पारंपरिक त्योहार मनाया गया, धार्मिक मेलों, लोक परंपराएं, लोक संगीत, लोक नाट्य मंचों का भी सहारा लिया जाता है, गणपति महोत्सव बनाया जाता है, शिवाजी जयंती को तिलक जो है वो बहुत लोकप्रिय बनाते हैं। इसी तरह से आत्मनिर्भरता और आत्मशक्ति का नारा दिया गया कि जो भी करना है खुद से करना है, विदेशों के ऊपर या विदेशी चीजों के ऊपर हमें निर्भर नहीं होना है। और इस तरह से कई रचनात्मक कार्य जो है वो गांव तक करवाए जाते हैं, गांव तक करवाए जाते हैं और लोगों को स्वावलंबन बनाने का प्रयास किया जा रहा था। तो इस तरह से यहाँ पे ये सारा चीज आपको दिया गया है, इसको आपको थोड़ा बहुत ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पे और भी देखें तो यहाँ पे देखने को मिलता है सरकारी स्कूल के जगह यहाँ पे चाहे अदालत हो या उपाधि है या सरकारी नौकरी है, सबका ये लोग बहिष्कार कर रहे थे। मतलब अंग्रेज से संबंधित कुछ भी चीज है तो सबका ये लोग बहिष्कार करने में लगे हुए थे और देश में एक तरह से कहिए कि देश में बनी हुई वस्तुओं को ये लोग बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे थे। तो इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे जुड़े हुए थे, इसका आपको याद रखना है। जैसे कृष्ण कुमार मित्र है, ये भी याद रखिएगा, स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे, इससे पहले ये ब्राह्मण समाज से भी जुड़े हुए थे। और इस तरह से यहाँ पे आपका एक संजीवनी करके एक जर्नल या पत्रिका आता है, उनको ये यहाँ पे इनके द्वारा ये निकाला जाता था। तो संजीवनी जो है सर्वप्रथम विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और का कार्यक्रम जो है वो सुझाया जाता है। मतलब संजीवनी पेपर आया होगा और पहली बार बोला होगा कि जो भी विदेशी वस्तु है उसका आप बहिष्कार कीजिए, इससे आर्थिक स्थिति जो है वो अंग्रेजों का वो चरमरा आ जाएगा। और हुआ भी यही कि कपड़ा का बिक्री जो होता है वो 5 से 15 गुना यहाँ पे कम हो जाता है। बाकी चीजों को तो छोड़ दीजिए, और भी बहुत सारा चीज यहाँ पे प्रभाव देखने को मिलेगा, लेकिन ये जो
कपड़ों का बिक्री था बहुत ज्यादा कम हो गया था। तो इस तरह से हम लोग जो है वो स्वदेशी आंदोलन के बारे में देख चुके। उसी से संबंधित थोड़ा बहुत यहाँ पे दिया गया है, स्वदेशी आंदोलन से ही संबंधित है। तो यहाँ देखते हैं 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था। तो अभी आपको बताया गया अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथी की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। मतलब नरमपंथी और गर्मपंथी के बीच जो था विवाद ज्यादा हो गया था। गर्मपंथी कुछ चाहते थे कि पूरे देश में ये आंदोलन बढ़े, नरमपंथी चाहते थे कि ये जो है बंगाल का आंदोलन है तो बंगाल तक सीमित रहे। और भी इनका जो आंदोलन करने का जो तरीका था उनमें भी बहुत ज्यादा मतभेद था। और इसीलिए तापी नदी के तट पे सूरत में 1907 में कांग्रेस दो धड़े में बढ़ जाती है। एक को बोलते हैं नरम दल, दूसरे को बोलते हैं गरम दल। इसके बारे में पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा कर चुके थे कि नरम दल में और गरम दल में कौन कौन यहाँ पे महत्वपूर्ण नेता है। इससे पूछा जा सकता है नाम कि कौन गरम दल से संबंधित है और कौन नरम दल से, तो इसको आपको तैयार रखना है। तो ये चीज हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में, तो फिर से इसको डिस्कशन यहाँ पे नहीं करेंगे। आप पिछला वीडियो अगर नहीं देखें तो पिछला वीडियो देख सकते हैं। क्रिप्स मिशन, इसके बारे में भी आपको देखिए पिछले वीडियो में दिया गया था या पूछा गया है। इसीलिए कहा गया है कि अगर आप रिविजन करते हैं, अच्छे से रिविजन करते हैं, तो बहुत सारा ऐसा टॉपिक है जो कि आपको रिपीटेड मिल जाएगा और उसकी सहायता से आप जो है वो सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो देखते हैं इसमें कौन सा प्रश्न पूछा गया है। सर स्टॉपर्ट क्रिप्स की योजना में यह परिकल्पना की गई थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। तो ऐसा ही कट जाएगा। 3 जून से पहले, 3 जून माउंटबेटन जब आते हैं तब बोलते हैं कि हाँ 15 अगस्त को देश को आजाद कर दिया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे ये स्टेटमेंट खत्म हो जाएगा। दूसरा है स्वतंत्रता प्राप्त करने से पहले भारत को 2 भागों में विभाजित किया जाए। ये 3 जून का बात ही है कि पहली बार 3 जून को ही कहा गया कि भारत और पाकिस्तान 2 अलग देश बनेंगे। उससे पहले कभी भी स्पष्ट नहीं था कि भारत पाकिस्तान जो है वो बनेगा या नहीं बनेगा। 3 जून को ही स्पष्ट होता है, 3 जून 1947 को ही स्पष्ट होता है कि पाकिस्तान नाम का एक कोई देश भी बनने वाला है। तीसरा ऑप्शन है भारत को इस शर्त के साथ गणतंत्र बना देना चाहिए कि वह राष्ट्रमंडल में शामिल होगा। यह स्टेटमेंट भी गलत है। भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे देना चाहिए, ये स्टेटमेंट आपका सही है। लेकिन आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि ये जो प्रावधान किया गया था वो विश्व युद्ध के बाद था और कांग्रेस चाहती थी कि कार्यकारी परिषद, जो कि पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन फिर भी आपको याद करवा देते हैं, वायसराय की कार्यकारी परिषद में रक्षा सदस्य जो होना चाहिए वो इंडियन होना चाहिए। ये डिमांड था कांग्रेस का। इसको भी पूरा नहीं करता है स्टॉपर्ट क्रिप्स का ये मिशन और इसीलिए वार्ता असफल हो जाता है। यहाँ पे जिन्ना बोलते हैं पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान का भी डिमांड ये नहीं मानते और इसीलिए लीग जो है, मुस्लिम लीग जो है, वो भी क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है। तो ये चीज हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं ये सारे वीडियो जो है पिछले हम लोग डिस्कशन किए थे वो सारा टॉपिक जो है आपको याद होगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 2017 की ओर। 2017 में आधुनिक भारत से 6 प्रश्न पूछे गए थे। चलिए देखते हैं ये 6 प्रश्न कौन कौन से हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंधित है। मतलब यहाँ पे भूमि से टैक्स लेने का जो अलग अलग तरीका था उसमें एक तरीका था रैयतवाड़ी। तो ये रैयतवाड़ी बंदोबस्त कौन किया था इसको आपको बताना है। तो आपको एक लाइन में अगर 3 ऑप्शन देख रहे हैं तो पहला ऑप्शन कट ही जाएगा। लॉर्ड कर्नवालिस जो है अस्थायी बंदोबस्ती है और ये बहुत फेमस नाम है, आपको ये याद होना ही चाहिए। तो ये ऑप्शन आपका कट जाएगा तो सीधा सा आंसर मिल जाएगा। एक इसको काट दीजिए, बी को काट दीजिए, ए को काट दीजिए, आंसर जो है आपका सी आ जाएगा। इस तरह से अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो जो थे वो रैयतवाड़ी बंदोबस्त को प्रारंभ किए थे। और चलिए अब हम लोग जानते हैं कि जो 3 व्यवस्था थे, ये 4 व्यवस्था आपको मुख्य रूप से आपको देखने को मिलेंगे। आपको पता होगा कि 1765 में जो है बक्सर के युद्ध 1764 में होता है। उसके बाद 65 में दीवानी अधिकार जो होता है कंपनी को मिल जाता है कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा से जो भी टैक्स लेना होगा वो अब कंपनी लेगी। और इसीलिए यहाँ पे कंपनी के द्वारा टैक्स लेने का अलग अलग तरीका उपाय किया जाता है, लेकिन कंपनी में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार फैल जाता है और इसीलिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया जाता है और इस तरह से कंपनी के ऊपर महारानी का या एक तरह से कहिए ब्रिटिश गवर्नमेंट का यहाँ पे रेगुलेशन चलता है। और इसी के तहत बहुत सारा अलग अलग नियम कानून को चेंज किया गया और टैक्स वसूलने का जो एक तरह से अधिकार था उसको सुधारा गया। और इसमें पहली बार जब वारेन हेस्टिंग आते हैं
तो यहाँ पे एक नियम लाते हैं जिसको कहा जाता है इजारेदारी प्रथा या फार्मिंग सिस्टम। ये आया था कब, ये याद रखना चाहिए, 1772 में, याद होना चाहिए। इसको 5 वर्षीय इजारादारी व्यवस्था कहा गया, मतलब 5 वर्ष के लिए फिक्स कर दिया गया कि आपको इतना रेंट देना है। इसको बाद में बीच में 1 साल के लिए भी किया गया था और इस तरह से रेंट फिक्स करके आपको यहाँ पे पैसा लिया जा रहा था आपका इजारेदारी प्रथा में। तो आपको याद रखना चाहिए इजारेदारी प्रथा जो है वो किससे संबंधित है, कौन लागू किए थे, तो वारेन हेस्टिंग। कब शुरू हुआ था, तो 1772 में। आगे देखते हैं, सबसे महत्वपूर्ण जो है जमींदारी व्यवस्था में था, इस जमींदारी व्यवस्था या इस्तमरारी व्यवस्था हम लोग इसको जानते हैं, जो कि 1793 में इसको लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा यहाँ पे अपनाया गया था। यहाँ पे ये जो था शुरुआत में, जब 1990 में यहाँ पे कॉर्नवालिस आएंगे तो 10 वर्षीय भू राजस्व व्यवस्था करेंगे, मतलब 10 वर्ष के लिए फिक्स कर देंगे कि आपको जमीन में इतना टैक्स देना है। और इस तरह से 93 जब आएगा, मतलब 3 साल बाद, ये 10 साल को यहाँ पे उसको बदल के एक तरह से स्थायी कर देते हैं, परमानेंट कर देते हैं कि हाँ 100 रुपया आपको देना है, तो आने वाले समय में आपको परमानेंट जो है वो 100 रुपया देते चलना है। तो इस तरह से जब लगान वसूला जाएगा तो कितना हिस्सा अंग्रेज रखेगा और कितना हिस्सा जमींदार रखेगा, तो अंग्रेज जो है ऑब्वियस है ज्यादा हिस्सा रखा जाएगा, तो अंग्रेज के द्वारा 10/11 हिस्सा और 1/11 हिस्सा जो होगा वो जमींदार, मतलब जमींदार केवल 1 हिस्सा रखेगी, 11 में से 1 हिस्सा केवल, और 11 में से 10 हिस्सा जो है वो अंग्रेजों के पास जाएगा। और इस तरह से 1773 के विनियम 14 के द्वारा सरकार को जमींदार को संपत्ति जब्त करने का अधिकार भी दे दिया गया। यानी कि अगर जमींदार जो है 100 रुपया देने का बात किया गया है कि हाँ आज मान के चलिए कि आज 11 तारीख है, 11 अप्रैल है, आज 100 रुपया देना है, आज शाम तक अगर ये 100 रुपया नहीं पहुंचेगा तो इस जमीन का, जो भी जमींदार का जो भी जमीन होगा उसका नीलामी किया जाएगा और उस जमीन का नीलामी करके उस जमींदार से वो जमीन को छीन लिया जाएगा। इसीलिए इसको सूर्य अस्त का नियम भी कहा जाता था कि जिस दिन के लिए फिक्स है कि लगान इतना दिन के लिए पहुंचाना है, अगर उस दिन आप नहीं पहुंचाइएगा तो अगले दिन आपका जमीन का नीलामी होगा और किसी दूसरे जमींदार को वो जमीन दे दिया जाएगा। तो इस तरह से ये था सूर्यास्त का नियम। ये पूरे भारत के 19% हिस्सा में लागू था। कौन कौन सा महत्वपूर्ण हिस्सा था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बनारस तथा उत्तरी कर्नाटक। तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि हाँ ये उत्तर भारत का, दक्षिण में थोड़ा सा कर्नाटक का एरिया में जो है अस्थायी बंदोबस्ती जो है वो लागू था। टोटल जो है ये परसेंटेज अगर देखिएगा, 3 भू राजस्व व्यवस्था हम देखेंगे, उनमें से अस्थायी जो भू राजस्व व्यवस्था है उसमें 19% एरिया जो है उसमें यहाँ पे वो जो था वो लागू था। अब हम देखते हैं दूसरा व्यवस्था जो कि रैयतवाड़ी व्यवस्था है। आपको डेट याद रखना है, जैसे ये अस्थायी व्यवस्था था 1793 में था, ये था 1820। इसके जन्मदाता जो है वो टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे। लागू किया गया भारत में 51% हिस्सा में। तो देखिए आपको पूछ सकता है सबसे ज्यादा हिस्सा में कौन सी व्यवस्था, भू राजस्व व्यवस्था स्थापना किया गया, तो रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी यहाँ पे देखिए उसी से आपको सवाल भी पूछा गया। तो आज ये पूछा है कि इसके जन्मदाता अलेक्जेंडर रीड और मुनरो इसके संस्थापक हैं। तो उसी तरह से नेक्स्ट टाइम ये पूछा जा सकता है कि एरिया को बढ़ते और घटते क्रम में बताइए कि कौन सबसे ज्यादा था, तो रैयतवाड़ी सबसे ज्यादा मिलेगा आपको, अस्थायी बंदोबस्ती उससे कम मिलेगा, और महालवाड़ी जो है वो 30% एरिया में लागू किया गया था। तो इस तरह से यहाँ पे आपका बढ़ते घटते क्रम में भी पूछा जा सकता है। और इसीलिए आपको जब भी तैयार कर रहे हैं तो अच्छे से इसको रिवीजन कीजिए ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको बना पाए। हाँ, अब देखते हैं कि ये जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है वो कहाँ कहाँ पे लागू था। मद्रास में था, बंबई में था और संपूर्ण दक्कन में था, और इसीलिए ये जो है सबसे ज्यादा एरिया में ये लागू था, यानी कि 51% हिस्सा में। इसमें क्या होता था कि इस व्यवस्था में प्रत्येक पंजीकृत भूमिदार को ही भूमि का स्वामी माना जाता था। रैयत मतलब ये होता है किसान, मतलब किसान को ही एक तरह से कहिए भूमि का स्वामी मान लिया गया था, और कहा गया था कि किसान का जो लगान था उसको निर्धारित कर दिया गया और बताया गया कि जो टैक्स होगा या किसान का जो भी पैसा होगा वो किसान के द्वारा ही जमा किया जाएगा, न कि किसी जमींदार के द्वारा, जैसा कि आपका जमींदारी व्यवस्था में किया गया था। और इस तरह से 30 वर्षों के लिए इसको लागू किया गया, और इसका जो टैक्स का दर था 1/3 था, यानी कि 1/3 हिस्सा जो है आपको अंग्रेज को देना है। तो इस तरह से अगला जो सबसे महत्वपूर्ण भू राजस्व व्यवस्था होगा वो महालवाड़ी होगा, और ये 1822 में होगा, यानी कि 2 साल बाद में। और इस तरह से इसके जो संस्थापक थे या जनक थे वो हॉल्ट मैकेंजी होंगे। भारत के कितने प्रतिशत हिस्सा में इसको लागू किया जाएगा, तो 30%। तो 19% में आपका जमींदारी व्यवस्था, 30% में आपका महालवाड़ी, और रैयतवाड़ी जो है आपका 51% हिस्सा में। और इस तरह से अगर हम देखें कि ये कौन कौन से हिस्से में, तो मध्य भारत, उत्तर प्रदेश और पंजाब, यानी कि ये जो हिस्सा है भारत का, एक तरह से कहिए ये जो हिस्सा है आपका
पंजाब और यूपी वाला एरिया में, वहां पे आप देखिएगा तो वहां पे आपको महालवाड़ी मिलेगा। ये बंगाल यूपी वाला में देखिएगा इधर तो आपको मिलेगा अस्थाई बंदोबस्ती, और दक्षिण वाला भारत में ज्यादा देखिएगा तो आपको रैयतवाड़ी मिलेगा। तो इस तरह से आपको आइडिया होना चाहिए कि भारत के किस किस हिस्से में कौन कौन सा भू राजस्व नीति जो है वो अपनाया गया था या लागू किया गया था। इसके समर्थक में अगर आप देखिएगा तो महालवाड़ी वाला जो था उसमें मार्टिन बर्ड जो है और जेम्स टॉमसन जो है इस बंदोबस्त के सबसे बेहतर के सामने आया, मतलब वो इसके समर्थक थे। तो इस तरह से पूछा जाए, जैसे अभी पूछा गया वैसे नेक्स्ट टाइम में पूछा जा सकता है कि महालवाड़ी के कौन कौन समर्थक थे या कौन उसको लागू किए। तो ये चीज आपको याद रखना है। महाल मतलब होता है गांव, और गांव को ही एक यूनिट मान लिया गया, और उसके साथ जो गांव का मुखिया होता है उसको बोला गया कि तुम टैक्स जो है वो सरकार के पास पहुंचाना। तो ये था हमारा भू राजस्व नीति। अगला प्रश्न देखते हैं, और देखते हैं यहाँ पे कहा गया है फैक्ट्री एक्ट के बारे में। फैक्ट्री एक्ट जो है 81 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बना देने की दृष्टि से पारित किया गया था। दूसरा है एन एम लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। देखिए ये स्टेटमेंट आपको कोई भी किताब मिल जाएगा, काफी फेमस नाम है एन.एम. लोखंडे, मजदूर संघ को ये किए थे। लेकिन पहला स्टेटमेंट देखिए ये गलत है। यहाँ पे बोला जाता है फैक्ट्री एक्ट जो आया था सबसे पहले 1881 में ही आया था, औद्योगिक कामगार की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने की दृष्टि से किया गया था। अंग्रेज ऐसा नहीं करने देगी, मजदूर संघ इतना जल्दी बनाने नहीं देगी, ये 1881 का समय है। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा। अब हम देखते हैं कारखाना अधिनियम से संबंधित। तो आपको कारखाना अधिनियम, जो सबसे पहला कारखाना अधिनियम आया था वो 1881 में आया था। इस समय जो एक तरह से कहें गवर्नर जनरल जो थे या वायसराय आप कह सकते हैं, वो थे लॉर्ड रिपन। और इसमें कहा गया था इसका जो उद्देश्य था वो अल्प आयु श्रमिकों को संरक्षण और उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए, मतलब जो भी छोटी उम्र के हैं उन लोगों के संरक्षण के लिए लाया गया था, ताकि उनका स्वास्थ्य में किसी तरह का कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। और इसीलिए कहा गया था कि कहीं पे भी कोई भी कंपनी जिसमें 100 व्यक्ति से अधिक लोग है ना काम कर रहे हैं, कम से कम 100 व्यक्ति काम कर रहे हैं या 100 से ज्यादा कोई काम कर रहे हैं, तो वहां पे 7 साल से कम आयु के बच्चे को काम करना निषिद्ध होगा। 7 से 12 साल के जो बच्चे होंगे उसको 9 घंटे से ज्यादा आपको काम नहीं करना है, प्रतिदिन 1 घंटे का उनको आराम देना है, और महीने में 4 दिन की उनको छुट्टी देनी है। तो सामान्यतः आप देख रहे हैं कि जो छोटे उम्र के या कम उम्र के जो बच्चे थे उनके लिए अधिनियम लाया गया था, ना कि यहां मजदूर संघ बनाने के लिए और मजदूरी को नियत करने के लिए अधिनियम लाया गया था। तो इसीलिए पहला स्टेटमेंट जो था आपका गलत था। इसी तरह के टाइम टू टाइम में यहाँ पे आपका और भी बहुत सारे कारखाने अधिनियम आए हैं, तो इसको आप खुद से पढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोग जो सवाल पूछा गया उसी टॉपिक को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि पूरे टॉपिक को अगर डिस्कस करेंगे तो वीडियो और भी बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारे जो दूसरे कारखाने अधिनियम है जो कि 1891 में लैंसडाउन के काल में आया था, इस सबको आप थोड़ा बहुत अपने स्तर पे पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे नेक्स्ट सवाल में बढ़ने से पहले एक नाम आया था जिसका नाम था नारायण मेघाजी लोखंडे। तो ये जो है मजदूर संघ का एक तरह से कहिए लीडरशिप करेंगे और मजदूर संघ को आगे बढ़ाएंगे। एक एसोसिएशन था बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन, उसके ये स्थापना किए थे, और जो भी मजदूर संघ का या मजदूरों का जो भी डिमांड था उसको अंग्रेजों के सामने रख रहे थे, मिल मजदूरों के सामने, या मिल मजदूरों का जो डिमांड था मिल मालिकों के सामने रख रहे थे। तो इस तरह से और भी बहुत सारे लोग जो थे वो इस तरह से मजदूर यूनियन से एक तरह से या मजदूर संघ से जुड़े हुए थे। एक सबसे महत्वपूर्ण है, अगर आप लोग पढ़े होंगे, ये कहीं ना कहीं सवाल में आपको मिलेगा, 31 अक्टूबर 1920 को लाला लाजपत राय और वी.एम. पावर ने अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसको एटक के नाम से हम लोग जानते हैं, उसका स्थापना किया गया था। तो इस तरह से लाला लाजपत राय और वी.एम. पावर, इसको आप नाम को याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे आपको पूछा गया है कांग्रेस का जब स्थापना होता है 1885 में, तो उससे पहले बहुत छोटे छोटे संस्था थे, तो उन संस्थाओं से यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे दिया गया है राधाकांत देव ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष थे। दूसरा ऑप्शन है गजुलू लक्ष्मी नरसु चेट्टी, मद्रास महाजन सभा के संस्थापक थे। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे। तो ये जो स्टेटमेंट है ये दूसरा वाला गलत है, बाकी ये राधाकांत देव और आपका सुरेंद्रनाथ बैनर्जी आपको किसी भी किताब में मिल जाएगा। ये जो है आपका सही है ऑप्शन बी। तो हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा महत्वपूर्ण संस्था बना था। यह एक तरह से कहिए संगठन था जो कि कांग्रेस की स्थापना से पहले था। तो कांग्रेस की स्थापना से पहले अगर देखिएगा तो सबसे पहला अगर आप लोगों को एक देखने को
मिलेगा जमींदारी एसोसिएशन लैंड होल्डर सोसाइटी के नाम से भी जानते हैं, जिसका स्थापना 1838 में द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। और कहा जाता है ये पहली राजनीतिक सभा थी जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ हुआ, यानी लोग आपस में आएंगे और अंग्रेजों से जो भी अपना मांग होगा उसके सामने रखेंगे। इस संस्था ने जमींदारों के हित की सुरक्षा की। नाम ही है जमींदारी एसोसिएशन लैंड होल्डर सोसाइटी। तो जो भी जमींदार का मांग होगा, जैसे आपको पता है कि आपका 1793 में अस्थायी बंदोबस्ती लागू हुआ था, या रैयतवाड़ी अभी हम लोग देखे 1820 में, महलवाड़ी 1822 में किया गया था। तो इससे जमींदारों को बहुत ज्यादा परेशानी जो भी हो रहा होगा, उन परेशानियों से जूझने के लिए या संगठित रूप से ये मिलके अपनी जो भी मांग है उसको सरकार के सामने रखने के लिए इस तरह का एसोसिएशन बनाया गया था। और ये पहला राजनीतिक संगठन आप कह सकते हैं। इसमें मुख्य नेता अगर देखिएगा तो द्वारकानाथ टैगोर तो इसके संस्थापक थे ही थे, इसके साथ राधाकांत देव है और प्रसन्न कुमार ठाकुर आदि जमींदार थे। तो जो भी जमींदार वर्ग के थे वे लोग इस तरह का संगठन में या इस संगठन में सम्मिलित हुए थे। अगला जो आता है बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, 1843 में किया गया था, जॉर्ज थॉमसन के द्वारा किया गया था। जनता की उन्नति और न्यायपूर्ण अधिकारी के लिए ये सोसाइटी का स्थापना किया गया था। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इसका स्थापना किया गया था 23 अक्टूबर 1851 को। कौन किए थे? राधाकांत देव। ये पूछा जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अन्य प्रमुख सदस्य जो थे उसमें देवेंद्रनाथ टैगोर, राम गोपाल घोष, प्यारी चंद्र मित्र और कृष्णदास पाल, ये लोग भी यहाँ पे सम्मिलित है। क्यों सम्मिलित है? आपको पता होगा कि लैंड होल्डर सोसाइटी अभी बना था, फिर बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी बना था। इन दोनों को मिला के ही मर्ज करके ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन यहाँ पे बनाया गया। तो इस तरह से अभी जो हम लोग दो को यहाँ पे राजनीतिक संगठन पढ़े, इन दोनों को मर्ज किया गया और इस तरह से मर्ज करके 1851 में एक नया एसोसिएशन या बनाया गया जिसको हम लोग बोले ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, और इसके संस्थापक का नाम रखा गया या दिया गया राधाकांत देव। इनके द्वारा एक मुख्य पत्र यहाँ पे निकाला गया था जिसका नाम था हिंदू पैट्रियट। तो इस तरह से ये दिया। इंडियन लीग जो है शिशिर कुमार जो है यहाँ पे इसके संस्थापक हुए थे। ये सब सवाल भी आपको पूछा जाता है। 1875 में ये शिशिर इंडियन लीग का स्थापना किया गया था। देखिए आप जो है वो किसी भी एग्जाम का तैयारी दे रहे हैं तो फैक्चुअल कोई एग्जाम जो होता है, जैसे स्टेट लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, एसएससी होता है, तो उसमें फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, डेट वूट से भी सवाल पूछा जाता है। ये सब चीज आपको आइडिया होना चाहिए। या यूपीएससी भी आप दे रहे हैं तो वो क्या करेगा, सीक्वेंस सजाने के लिए दे देगा, तो उसके लिए आपको डेट याद रखना भी जरूरी होता है। भारत संघ या इंडियन एसोसिएशन जो है वो 26 जुलाई 1876 को बनाया गया। इसका संस्थापक जो है वो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी को यहाँ राष्ट्रगुरु के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और इस तरह से जमींदारों की जगह ये मध्यम वर्ग को प्राथमिकता दी गई। तो शुरुआत जमींदार से हुआ, अब धीरे धीरे मध्यम वर्ग होगा। गांधी जब आएंगे तो निम्न लोगों या एक तरह से कहिए गरीब किसान, जो गरीब से गरीब लोग हैं, उसको भी कांग्रेस से जोड़ने का वो काम करेंगे। इस तरह से सिविल सर्विस मूवमेंट करते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, आर्म एक्ट, इल्बर्ट बिल, जो विवाद हुआ था, जो पिछले वीडियो में आपको बताया गया था, उसके खिलाफ ये लोग आंदोलन वगैरह चल जाते हैं और अपना जो भी डिमांड है वो अंग्रेजों के सामने रखेंगे। इसी तरह से एक बना था कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन 1875 में आनंद मोहन बोस के द्वारा। महाराष्ट्र में राजनीतिक संगठन देखेंगे तो बंबई एसोसिएशन है जो कि 6 अगस्त 1852 में बना था। पूना सार्वजनिक सभा है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। एमजी रानाडे यानी महादेव गोविंद रानडे के द्वारा 2 अप्रैल 1870 को इसका स्थापना किया गया था। बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में इसका स्थापना किया गया, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और केटी टैलेंग के द्वारा। लास्ट नहीं है लेकिन ये मद्रास का है। मद्रास नेटिव एसोसिएशन जो है गजल लक्ष्मी नरस चेट्टी के द्वारा यह किया गया था। मद्रास महाजन सभा में है एम वी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू, ऐसा करके दिया है। विदेशों में भी कई इस तरह के संस्था थे जो कि 1885 से पहले बने थे, जैसे लंदन इंडियन सोसाइटी, ये काफी इंपॉर्टेंट है। दादा भाई नौरोजी के द्वारा ये लंदन में किया गया था 1865 में। इसके अन्य अगर सदस्य देखें तो फिरोज शाह मेहता है, बदरुद्दीन तैयब जी है, WC बनर्जी है और मनमोहन घोष है। इस तरह से एक सबसे अंतिम और देखेंगे तो ईस्ट इंडियन एसोसिएशन है 1866, इसके संस्थापक भी दादा भाई नौरोजी थे। और ये उद्देश्य, इनका जो उद्देश्य था या इस एसोसिएशन का जो उद्देश्य था, ब्रिटिश जनता तथा संसद को भारतीय विषयों से अवगत कराना तथा भारतीयों के पक्ष में इंग्लैंड के जन समर्थन तैयार करना। मतलब लंदन में रह के लंदन के लोगों को भारत में क्या अत्याचार किया जा रहा है उन ब्रिटिशर्स के द्वारा, उसको वहां पे बताना, यही इसका मुख्य उद्देश्य था ईस्ट इंडियन एसोसिएशन का।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बटलर कमेटी से पूछा गया है 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था। तो भारत सरकार और देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना था। ये एग्जैक्ट आपको पढ़ने को मिल जाएगा। ये सेंसर उसर से, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से इसे कोई लेना देना नहीं है। केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों की आधिकारिकता निश्चित करना, ये भी इसका सही ऑप्शन नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं बटलर समिति। बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत है, हम लोग यहाँ पे जाने का प्रयास करते हैं। तो बटलर समिति जो है वो साइमन कमीशन के साथ ही आया था। आपको पता है साइमन कमीशन 1927 में आता है, रिपोर्ट देता है 1930 में, जो कि पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो जैसे बटलर साइमन कमीशन आता है, उसी तरह से उसी के साथ साथ बटलर समिति को या कमीशन को एक तरह से कहे उसको भेजा जाता है। इसमें 3 व्यक्ति होते हैं। हारकोर्ट बटलर करके दिया है, विलियम सोल होल्ड्सवोर्थ करके दिया है और सिडनी पील करके दिया है। तो इस तरह से 3 सदस्यीय ये बटलर कमेटी था। और ये कमेटी का कार्य क्या था? ब्रिटिश शक्ति तथा भारतीय राज्यों के बीच संबंध की जांच करना। मतलब जो ब्रिटिश शक्ति है और भारतीय राज्यों के बीच कितना पावर भारतीय राज्यों को देना चाहिए, कितना पावर ब्रिटिश शक्ति ब्रिटिश जो है अपने पास रखेगी, इन सब के लिए ये बटलर समिति रखा गया था या भेजा गया था। ब्रिटिश भारत एवं उनके बीच वर्तमान आर्थिक संबंधों को अधिक संतोषपूर्ण बनाने, मतलब जो भी इकोनॉमिक रिलेशन था ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ भारत का, उसको ये बताएंगे। या बटलर समिति वो रिकमेंडेशन करता है या रिफारिश करता कि क्या सुधार करना है और क्या हम यहाँ पे अपना स्थिति, चूंकि ये तो अंग्रेज का था, तो अंग्रेज का स्थिति कैसे बेहतर किया जा सकता है उसको वहां पे वो बताने का अपना सिफारिश देता। तो इस तरह से अब नेक्स्ट सवाल की ओर देखते हैं। 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम, ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट, निम्नलिखित में से किसका उपबंध करता है? देखिए ये जनरल बुक में आपको नहीं मिलेगा, गाइड बुक में तो छोड़ ही दीजिए। अधिकरण ट्रिब्यूनल की प्रणाली तथा हड़ताल पर रोक लगाया गया था। ये किताब में आपको मिलेगा, सुमित सरकार का जो पियर्सन पब्लिकेशन है उसका पेज नंबर 234 में आपको देखने को मिलेगा। तो जनरल बुक में नहीं मिलता है तो हम उसको एक आध प्रश्न जो है वो स्किप करके चल सकते हैं, बहुत ज्यादा उसके पीछे परेशान नहीं होना है। सबका सब प्रश्न नहीं बनाना है, एक आध दो आप छोड़ भी सकते हैं। जो भी बेसिक बुक में है उन प्रश्नों को आपको छोड़ना नहीं है। तो हाँ, लेकिन अगर ये क्वेश्चन रिपीटेड होगा तो याद रखना है कि हाँ 1929 में व्यापार विवाद अधिनियम जो आया था, ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट जो आया था, उसमें क्या उपबंध किया गया था इस अधिनियम में? तो एक ट्रिब्यूनल होगा, ट्रिब्यूनल की प्रणाली तथा हड़ताल पर रोक, की हड़ताल जो है वो करने नहीं देना है, और एक ट्रिब्यूनल होगा जो कि न्याय निर्णय यहाँ पे करेगा। तो इस तरह से ये दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। रॉयल इंडियन नेवी में गदर, तो देखिए डेट नहीं पूछा, बस आपको अरेंज करने के लिए दिया है। तो ये आपको नेवी वाला तो आपको 1946 में आपको देखने को मिलेगा, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में देखने को मिलेगा, और गोल में जो है आपको 31-32 के साल में आपको देखने को मिलेगा, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद गांधी इरविन समझौता होता है और उसके बाद ये सम्मेलन हुआ था। तो अगर आप देखिएगा तो सबसे पहला आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन 3, और इस तरह से ऑप्शन 3 यहाँ पे है, उसके बाद ऑप्शन 2 क्योंकि ये 42 में हुआ था, तो इस तरह से 2 है, और लास्ट में सबसे अंतिम में हुआ था रॉयल इंडियन नेवी गदर जो कि 1946 में हुआ था। और इस तरह से आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। तो आपको 19 फरवरी 1946 का घटना आप देख सकते हैं। इंडियन सोल्जर्स जो है वो रिवोल्ट कर देते हैं, और इस तरह से यहाँ पे तलवार नामक जो जहाज था उसी के कर्मचारी लोग ये विद्रोह करते हैं। 25 फरवरी 1946 को विद्रोही ने आत्मसमर्पण कर दिया। और ये विद्रोह करने का कारण क्या था? तो जो खराब भोजन था, जातीय भेदभाव किया जाता था। बीसी दत्त जो था तलवार की जहाज पे क्या कर देते हैं? भारत छोड़ो लिख देते हैं, क्योंकि इस समय भारत छोड़ो आंदोलन भी चल रहा था। तो इस तरह से ये जो विद्रोह था उसको रोकने के लिए या एक तरह से समझौता करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोहम्मद अली जिन्ना आते हैं, और ये जो विद्रोही थे या एक तरह से कहिए सैनिक जो विद्रोह कर दिए थे वो आत्मसमर्पण करते हैं और कहते हैं कि हम अंग्रेज के सामने नहीं बल्कि अपने नेताओं के कहने पर हम इस विद्रोह को रोक रहे हैं। और विद्रोही हम ब्रिटेन के समक्ष नहीं बल्कि भारतीयों के समक्ष ये झुके हैं, ऐसा इनका कहना था। तो ये था महत्वपूर्ण। बाकी तो आप भारत छोड़ो आंदोलन और गोलमेज सम्मेलन के बारे में जब ये टॉपिक आएगा तो डिटेल में कभी हम लोग इसको देखेंगे। अगला जो है वो साल 2018 का है, इसको हम लोग आने वाले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो गया है। तो आने वाले वीडियो में हम लोग 2018 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।